सो जो भी नए बच्चे उनको मैं बता दूं कि वो हमारा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 11th-12th का बेसिक सिलेबस आपको एक बार रिवाइज करना है खुद से, ठीक है, 11th-12th वाली। और जो भी चीजें आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कि ये मतलब एटलीस्ट जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो आज हम लोग अभी लास्ट में मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखे थे, वो आपको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो यू हैव टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ये समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है ना। ज्यादातर लोगों को आता ही होगा 11th-12th की चीजें, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज वंस। इस गलत फहमी में मत रहना कि सब आता ही है तो क्यों करना है, फिर बाद में जाके रियलाइज होगा कि ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ऐसा भी रहता है। तो इसीलिए एक बार ऑनेस्टली जाके देख लो, आता है फिर भी एक बार जस्ट देख लो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या क्वेश्चंस है, इस तरह से। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कोई कि ये बाइनोमियल का क्या मतलब है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ये क्या होता है? बाइनोमियल का क्या मीनिंग होगी? सर जिसमें दो टर्म्स होते हैं। यस, सिंपल। बाइनोमियल टू टर्म्स है ना, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसमें n टर्म्स, हालांकि है ना। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स, पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में है ना कितने भी हो सकते हैं, इस तरह से। आगे जाके मल्टीनोमियल आता है, वही चीज है ना। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हाँ जी, कुछ पूछना है? सो जैसे आगे हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें यही है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे a प्लस बी की पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होता है, सो इसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है ना। सो जैसे आप लोग जानते होंगे कि जैसे a प्लस बी की पावर अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस बी है जस्ट। लेकिन जब a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का। यहाँ पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 0 है। a की पावर डिक्रीज हो रही है, b की पावर इंक्रीज हो रही है। a प्लस बी की पावर 3, तो इसका स्टैंडर्ड वे होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो पावर a की 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, तो ये स्टैंडर्ड वे है। फिर ऐसे ही a प्लस बी की पावर 4 लिखोगे तो आएगा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर जी, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब ab क्यूब एंड देन प्लस b टू द पावर 4। ठीक है। सो सिंपली आप ये नोटिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पावर 4 है तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 6 टर्म्स। अरे 6 कहाँ से आ गए, काउंट करो ऐसे, 5 फिर तुक्का लगा देते हैं, है ना। जब पावर 3 है तो 4 टर्म्स हैं, पावर 2 है तो 3 टर्म्स हैं, पावर 1 था तो 2 टर्म्स थे, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे पावर n है तो कितने टर्म्स आएंगे, जी n प्लस 1 टर्म्स। सो a प्लस बी की पावर अगर n होगी और इसको एक्सपैंड करेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स हैं। तो वही n प्लस 1 बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, पहला टर्म प्रोबेबिलिटी एट 0, एग्जांपल के लिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू n। तो बाइनोमियल में 0 टू n होता है ना सपोर्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है वो।
तो जैसे इसको ओपन करते हो आपकी NC0 a की पावर 0 b की पावर n, तो बाइनोमियल मतलब ऐसे लिखोगे आप, या आप ऐसा भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, NC0 a की पावर n b, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से द सेम थिंग। सो मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ऐसे लिखो, मैं दो तरीके से लिख के दिखाता हूँ। जैसे एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा होगा जो मैं पहले लिखता हूँ, देखो a की पावर 0 b की पावर n, फिर NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2, ऐसा चलता रहेगा। एंड सेकेंड लास्ट टर्म जैसे होगा NCn-1 a की पावर 1 b की पावर n-1, लास्ट टर्म होगा NCn a की पावर 0 b की पावर, अच्छा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पावर बढ़ जाएगा क्योंकि जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ उस ऑर्डर में यहाँ पावर आ जाएगा n-1 b की पावर 1 और यहाँ पावर आ जाएगा n और b की पावर 0, है ना। तो ये एक वे है जैसे एनसीईआरटी लिखता है। हम अगर ऐसा भी लिख दे इसी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ध्यान से। सो इफ आई राइट, सेकंड टर्म में गलत है, एक बार चेक कर लो, गलत हो सकता है। हाँ तो यहाँ मैं क्या चाहता था, एक मिनट, मैंने वैसे लिख दिया, फिर से लिखता हूँ, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया इसको, है ना, मिक्स कर दिया दोनों को। देखो NC मैं दो तरीके से लिखना चाह रहा था लेकिन दोनों उसी में मिक्स हो गया, तो NC0 a की पावर 0 b की पावर n हो जाएगी, ठीक। अगला में जब मैं NC1 लिखूंगा तो a की पावर 1 लिखते हैं, ठीक है, और b की पावर n-1, अब करेक्ट है। NC2 में a की पावर 2 b की पावर n-2, ऐसे चलता रहेगा। और फिर NCn-1 सेकेंड लास्ट टर्म, तो 1 था तो पावर 1 लिखा था NC1 में, तो a की पावर n-1 b की पावर 1, लास्ट टर्म होगा NCn a की पावर, हाँ जी के बार 0, अब सही है ना, देख लीजिए। अब मैं दूसरा ये कह रहा था, इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से एक्सपैंड करूं तो क्या आएगी कि जैसे मैं यहाँ NC0 ही लिखूं लेकिन a की पावर n b की पावर 0 लिखूं। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ NC आ रहा है तो b की पावर r हो रहा है, NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, फिर NC2 a की पावर 2 b की पावर n-2। रुको रुको रुको, फिर मैं वापस चला गया पुराने तरीके पे। हम जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में आएंगे, इसी ऑर्डर में, n-2 होगा सर, राइट राइट, और b होगा, है ना, जो जिस ऑर्डर में अभी लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में बात करेंगे। तो a की पावर n b की पावर 0 a की पावर b, है ना, NC2 और b का स्क्वायर, एंड चलता रहेगा। NCn-1, अब यहाँ a की पावर हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे दिस माइनस दिस ना, a की पावर 1 होगा, जी जी करेक्ट, राइट, और लास्ट में NCn a की पावर 0 होगा, a की पावर 0 और b होगा, करेक्ट। अब देखो दोनों सेम कैसे है, तो आप लोग जानते होंगे होता क्या है कि जैसे a की पावर 0 b की पावर n ये यहाँ पे है ना, जो इसके फर्स्ट टर्म का ये जो नंबर है यहाँ लास्ट टर्म है। सो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि NC0 और NCn क्या होता है, सेम होता है ना, 1 होता है, हाँ मतलब 1 होती है लेकिन इक्वल ना, NCr इज इक्वल टू NCn-r। तो उसी लॉजिक की वजह से ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही हैं। जैसे यहाँ a की पावर और b की पावर n-1 है, वो यहाँ पे है, अब इसके साथ है NC1 और यहाँ पे है NCn-1, बट वी नो दैट NCr is equal to NCn-r and that's why these two are same। अगेन यहाँ पे आप देखें a की पावर 2 b की पावर -2 तो NC2 है, और यहाँ ये टर्म यहाँ पे होता जो कि लिखा नहीं मैंने इस तरह से। फिर ऐसे ही अब यहाँ पे आएंगे जैसे NC, ये a की पावर -1 b की थी, ये वाला टर्म है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ NCn-1 और यहाँ NC1, दोनों इक्वल होते हैं। जैसे लास्ट में a की पावर n b की पावर 0, a की पावर n b की पावर 0, यहाँ कोएफिशिएंट है NCn और यहाँ NC0, बट बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, देखो जरा शॉर्ट में, ठीक है जी। सो आपको ठीक से एक बार रिवाइज करना है, आप खुद से देख के कर, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है, बट एक्सप्रेशन है कैसे ओपन करते हैं। तो अगर मैं देखो ये कह रहा था शॉर्ट में लिखूं, अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में, तो समेशन NCr a की पावर r b की पावर n-r r फ्रॉम 0 to n, दिस इज ऑल्सो फाइन। और अगर आप ऐसा
अगर आप ऐसा लिखना चाहो कि एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर फ्रॉम 0 to n, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी में, वो इसके हिसाब से लिखा गया है जी। नहीं नहीं, एनसी एन माइनस आर और एनसी आर सेम ही होता है ना, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे, दोनों सेम है। मैं ये बता रहा हूँ एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, a प्लस बी की पावर में जो भी एनसीईआरटी में वर्क किया वो इस पैटर्न पे वर्क किया है, लेकिन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसको फॉलो किया है। आपको याद होगा कि x बराबर r पे पीएमएफ क्या होता है, बाइनोमियल का पीएमएफ बताओ, अगर किसी से पूछूं मैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लास 12th में है, अभी मैं आऊंगा उस पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12th में है इवन, जो कि वहां भी हमारे सिलेबस में। सो अगर मैं बोलूं कि x इज बाइनोमियल n, p, सो बताइए x इज इक्वल टू r कितना होता है? हाँ, सो 1 माइनस p जो कि q है, q की पावर n माइनस r। अगर मैं इस पे समेशन लगा दूं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r पे, r फ्रॉम 0 to n, वो 1 होगा। सो ncr p की पावर r, q की पावर n माइनस r, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। नहीं, बाइनोमियल थ्योरम से बताओ किसके इक्वल आएगा ये? p plus q to the power n। जी, सो यहाँ से आपके पास आएगा ये p plus q इसकी पावर n, और यू नो दैट p and q आर, है ना, p plus q 1 होता है क्योंकि q is 1 minus p, q जो नेम है 1 minus p को हम लोग q बोलते हैं। सो ये जाके ये एट द एंड 1 की पावर n जो कि 1 हो जाता है। तो आप जानते हैं पीएमएफ का सम 1 होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सपेंशन है ये p plus q की पावर n का एक्सपेंशन है। तो ईच टर्म जो है एक्चुअली यहाँ पे दैट इज द पीएमएफ एट r इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम फिर से पढ़ेंगे और जो कि क्लास 12th में, जो अभी हम बेसिक में भी देखेंगे और जब हम एडवांस पढ़ रहे होंगे आगे एक्चुअल जैम गेट सिलेबस तब भी देखेंगे ये चीजें। ओके, तो ये तो बस बता रहा था कि कैसे इसका यूज है यहाँ पे। सो ये दिस इज एक्सपेंशन, सो एनी वन वे यू कैन फॉलो। तो एनसीईआरटी में जो थ्योरीज है वो इसको लेके सॉल्व किया है, लेकिन हम लोग जो अभी देख रहे थे वो इसके लेके देख रहे थे, है ना। सो a प्लस बी की पावर n, वो ऐसा, बट बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली यही है, यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं ना। सो नाउ यू कैन सी, जैसे अगर हम इसी में क्या होता है कि हम लोग, अरे सो यहाँ अगर आप पुट करोगे, जैसे हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर n, कई बार इसके एक्सपेंशन की जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो x a को 1 और इसको, है ना, इस वाले में अगर पुट करो तो ये हो जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 to n, क्या हो जाएगा ncr x की पावर r, क्योंकि 1 की वजह से हो जाएगा, इसको यूज करोगे इस तरीके से। इसी में x को भी 1 रख दो आप, तो आप लोग जानते हो कि लाइक जो फॉर्मूला आता है, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 हेयर, तो 1 प्लस 1 2 की पावर n, ये होता है समेशन ncr r फ्रॉम 0 to n। x को 1 रख दिया, सो x के प्लेस पे 1 रख दिया, तो ये आगे इसको खोलोगे तो यही है nc0 प्लस nc1n अप टू ncn, दैट यू नो, ठीक है ना। सो इस तरीके से, सो मेनली यहाँ पे बताने का पर्पस यही है। और इस बुक में क्या बताता है कि जैसे जनरल टर्म बताता है कि इसको बोलता है r प्लस 1th टर्म है, जैसे मैं लिख रहा था ना। सो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, चलो इसका मैं बताया था बुक में क्या है, पर जस्ट देख लेना तुम लोग। तो इस बुक में इन्होंने क्या पढ़ाए हैं, कि जनरली यही समझा रहा है ना। तो ये तो एक्सपेंशन लिख के बता रहा है क्या होता है। जैसे बार आपको गो थ्रू हो जाना है, समझना है क्या कहना चाह रहा है ये तो पास्कल्स ट्रायंगल है, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। सो पास्कल ट्रायंगल हालांकि वे है सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें सीधा सीधा जरूरत है ना। जैसे यहाँ पे ये a प्लस बी की पावर 7 को ओपन कर रहा है ना। जैसे कई बार बच्चा जिसको याद नहीं रहता ये चीज, कई बार आ गया मान लो x प्लस 1 की पावर 5, तो बच्चा सोचने लगता है कैसे खोलेंगे इसको। तो बाइनोमियल थ्योरम जिसको आता है इजीली 1 प्लस एक्स की पावर 5 है, यू कैन एक्सपैंड इट।
जैसे ये a प्लस बी की पावर 7 का फॉर्मूला है, 7c0 a की पावर 7 लिखा है, 7c1 a की पावर 6b, 7c2 a की पावर 5b स्क्वायर, 7c3 a की पावर 4bq, 7c4 a की पावर qb4, 7c5 a स्क्वायर b5, 7c6 ab6 एंड 7c7 b की पावर 7, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तो जो जस्ट 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला है जी उसमें x के पावर r के जगह x के पावर n माइनस r भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। a प्लस बी की पावर n का ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो इन्होंने लिखा है, तो इनका आप देखोगे तो ये इस फॉर्म में लिखते हैं NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r फ्रॉम 0 to n, है ना, यही जनरल फॉर्म है। NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2, b स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से। बाकी आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, सेम चीज है। ये प्रूफ कर रहा है इंडक्शन से, आप प्रूफ भी देख सकते हो कैसे आता है इफ यू वांट टू नो, बट प्रूफ की जरूरत नहीं है, समझने चाहते देख सकते हो, अदरवाइज हमें एग्जाम में कौन सा प्रूफ करना है, बट हमें जानना है हाउ टू अप्लाई, है ना। जैसे अगर आपको जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे अभी आपको, जब आप जैम गेट के क्वेश्चंस कर रहे होंगे असाइनमेंट के या प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन या कहीं, तो कई बार जरूरत पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जरूरत पड़ गई x+2 की पावर 6, सो यू शुड नो ये फॉर्मूला कैसे एक्सपैंड करेंगे हम। तो ये फॉर्मूला है ना, ये देखो एक्सपैंड करके दिखा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे एक्सपैंड करना है। नहीं समझ आ रहा तो पूछो आप, बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला लगाने हैं, कर पाओगे ना इसे ओपन, ये सब 12th क्लास 11th में था ऑलरेडी। सो समेशन नोटेशन यू ऑलरेडी नो, समेशन एक्सप्लेन कर रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता रहा है ना, कि समेशन nc के a की पावर n माइनस के b की पावर के, इवन इफ यू राइट nc के a की पावर के b की पावर n माइनस के, है ना, और k फ्रॉम 0 to n तो भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। Can we ask our doubts? मतलब इसके बाद हाँ बोलो बोलो। तो मतलब कोई मतलब पहले पिछले चैप्टर का डाउट, हाँ वो अभी आगे करेंगे, अभी हम लोग डाउट स्टार्ट करेंगे 10:30 के बाद, डाउट करेंगे या 10:15 ये चैप्टर एक बार कराने के बाद। तो ठीक है जी, सम स्पेशल केसेस देखो मैं जैसे गो थ्रू हो रहा हूँ, सेम आपको एक बार घर पे जाके पढ़ने हैं चीजें डिटेल में और समझने की कोशिश करना है क्या क्या है, बस रिवाइज करना है एक बार। जैसे मान लो x माइनस वाई का एक्सपेंशन लिखना हो तो क्या करोगे, तो ये समझा रहा है कि x प्लस माइनस वाई लिख दो, तो a प्लस बी की पावर n का जो फॉर्मूला है वही लगाना है, बस b के जगह माइनस वाई कर दो, a के जगह x कर दो, तो एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाएगा, है ना। तो x माइनस वाई की पावर n हो गया, समझ रहे, जहां जहां a की जगह x, b की जगह माइनस वाई रख दिया, तो जहां ऑड पावर था वहां माइनस आ गया, इवन पावर पॉजिटिव ही रहा, ये चीज है ना। सिमिलरली ये सब एक्सपैंड कर लोगे ना तुम लोग, मुझे करने की जरूरत तो नहीं है, जिन क्वेश्चन में जरूरत तुम बता सकते हो कि ये मुझे समझ नहीं आया। जैसे यहाँ पे इन्होंने 1 प्लस एक्स का जो अभी बता रहे थे हम आपको कि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन दिए, कई बार जरूरत पड़ेगी आगे भी हमें कि NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब एंड सो ऑन NCnx की पावर n, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है। आगे ये अभी जो बता रहा था मैं आपको कि x को 1 रख दो तो 2 की पावर n, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NCn 2 की पावर n होता है, ये फॉर्मूला है जिसको यूज करेंगे हम लोग आगे इस तरह से। अब 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे तो वो ये आ जाएगा उसी बाइनोमियल थ्योरम से कि a के प्लेस पे 1 b के प्लेस पे माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा। अब इसी में x को 1 रख दो तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, यहाँ से देखो NC0 NC2 ये सब पॉजिटिव में है और नेगेटिव है, तो ऐसा भी कर सकते हो NC0 प्लस NC2 एंड सो ऑन, ये इक्वल आता है NC1 प्लस NC3 एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके, क्योंकि जो नेगेटिव टर्म्स हैं NC1 माइनस में है, NC3 माइनस में होगा, NC5 माइनस में होगा, उसको ले आना है। तो इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करके मतलब जस्ट x को 1 रख दिया इस फॉर्मूले में, लेफ्ट 0 हो गया, राइट साइड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव टर्म जो राइट में है उसको लेफ्ट में भी ला सकते हो ना, ये चीज है। अब ये सब क्वेश्चंस कर पाओगे तुम लोग, एक्सपैंड करना है। यहाँ x नॉन जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ अगर x 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए लिखा रहता है। ये सब तुम छोड़ सकते हो, ये बस तुम सिखा रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, तो
जो उससे आसानी से हम कैलकुलेटर, हमारे जैम गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर रहेगा वर्चुअल का, जो फोन में आपका कैलकुलेटर है वो आपके स्क्रीन पे भी रहेगा। तो एग्जाम में कैलकुलेटर रहता है, तो हमें इस तरह क्वेश्चन मेथड से नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना है, ये चीज है। ये सब कुछ है कि दिस इज बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके प्रूव करो दिस ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 25। ये सब करो, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पढ़ेंगे नहीं। ये बेसिक जो पहली एक्सरसाइज है बेसिक एक्सपेंशन पे बेस्ड है ना, ये हाउ यू एक्सपैंड इट। फिर आगे बता रहा है जनरल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है। तो जनरल टर्म का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे if you expand it for example NC0 a की पावर n b की पावर 1, फॉर एग्जांपल इसी जो NCERT फॉलो किया उसी को लेकर करते हैं। NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर, यहाँ एक गलती से 1 लिख दिया, 0 होगा, और प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर चलता रहेगा। फिर NCn माइनस 1 a की पावर कितना आ जाएगा लास्ट में 1, और b की पावर n माइनस 1, लास्ट में NCn b की पावर n, करेक्ट, 0 है ना, a की पावर 0 और b की पावर n, यस। चाहो तो आप लिख सकते हो कि a की पावर 0 मतलब, अब यहां से मैं पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है इसका, तो इसका जो एक्सपेंशन लिखा हमने तो फर्स्ट टर्म, सो T1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसमें पहला टर्म क्या है, हाँ मतलब जी, तो इस तरीके से NC1 a to the power n minus 1 T1। तो ये पैटर्न समझ आ रहा है आप लोगों को। थर्ड टर्म है NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म्स। हमने बताया शुरू में ना कि पावर n है तो a प्लस b की पावर n को एक्सपैंड करेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स आएगा। तो इस, ठीक है ना, ठीक है सर। हाँ अब देखिए इस तरीके से जो nth टर्म होगा तो वो NCn माइनस 1 वाला होगा, क्योंकि n प्लस 1 टर्म टोटल है। सो NCn माइनस 1 a की पावर 1 एंड b की पावर n माइनस 1 है। जो लास्ट टर्म होगा इसमें, लास्ट टर्म मतलब n Tn प्लस 1, n प्लस 1th टर्म NCn होगा to the power 0 b to the power n। सो सिंपली यहाँ से अगर आपसे पूछे ये जो हमने लिखा है अभी, इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए व्हाट इज द rth टर्म, NCr minus 1 b to the power n minus r plus 1 n minus r plus 1 b to the power r, है ना, या जनरली बुक में क्या करते हैं r प्लस 1th टर्म लिखता है वो, ठीक है। सो ये हो जाता है NCr b to the power n minus r b to the power r। तो ये r प्लस 1th टर्म है, इससे आप देख सकते हैं सिंपली। तो ये इसको बोलता है जनरल टर्म। तो ये जो है ना जनरल टर्म का फॉर्मूला है। जनरल टर्म इसीलिए क्योंकि इसके हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। r की वैल्यू अगर मैं यहाँ में 1 रख दूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी, r की वैल्यू 0 रख दूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इस तरीके से। सो ये जनरल टर्म का ये फॉर्मूला यूज करता है। फिर मिडिल टर्म आता है। मिडिल टर्म की हमें जरूरत कई बार कब पड़ती है, जब हमें सैंपल मीडियन निकालना होता है। जैसे सैंपल मीन x बार होगा इन्फरेंस में, सैंपल मीडियन के लिए हमें मिडिल टर्म निकालना पड़ता है ना। जैसे आप लोग जब मीडियन फाइंड करते हैं लोअर क्लास में 9th में थे, मान लो 5 नंबर दे दिया तो हम लोग मीडियन कैसे निकालते थे, तो इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब वो 5 का मिडिल मोस्ट होता था, वो ओड होगा तो 5 का तो तीसरा ही होगा, ठीक है, ऊपर 2 यूनिट से ओड होगा और सीरीज के लिए n+1/2 टर्म होता है। हाँ और इवन में हम टर्म नहीं लेते हैं, सीधे वैल्यू निकालते हैं। मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स जो होते हैं जी उनका एवरेज निकालते एवरेज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उस बीच की वैल्यू होगी तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर मुझे नंबर दे रखा है तो फर्स्ट वी अरेंज इट इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वहां भी हमारे पास n रैंडम सैंपल साइज n का होगा, तो पहले हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्यों आता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो मेरे पास एक रैंडम सैंपल है तो डायरेक्ट मीडियन नहीं निकालेंगे हम उसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये लिख लेंगे। अब देखना है कि मिडिल वाला कौन सा है,
तो उसे n, अगर जैसे आप लोगों ने बताया कि n अगर ऑड है तो n/2 प्लस 1/8 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मीडियन हो जाएगा, सॉरी n प्लस 1/2 ऑड अगर है n तो n प्लस 1 होल अपॉन 2/8, है ना, ये होता है जब ऑड है तो। और इवन होगा तो n बाई n/2 होगा सिर्फ n/2। नहीं n/2 और n/2 प्लस 1 होता है, दोनों टर्म्स यूज। हाँ, जैसे मान लो 4 है तो सेकेंड एंड थर्ड, तो n/2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड n/2 प्लस 1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो वो वहां पे सैंपल मीडियन आएगा वहां पे, तो उसके बीच की जो वैल्यूज होंगी सैंपल मीडियन होंगी। सो तो इसीलिए हमें तो मिडिल टर्म की जरूरत पड़ती है जी। उसको भी तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। नहीं, वो एक नंबर चाहिए तब, अदरवाइज जो मीडियन है उस इंटरवल में कोई भी नंबर मीडियन होगा। मैं समझाता हूँ आपको, वो बचपन में ऐसा करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 4 3 2 5 6 8 1 फॉर एग्जांपल ये है मान लो, या कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूँ 7 फॉर एग्जांपल दिस। तो ये मेरे पास रैंडम सैंपल है, कितना है 8 साइज का। तो पहले इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मीडियन क्या है बताओ? इसमें मीडियन 4.5 6 4 और 6 होगा 4.5 4.5 plus 5/2 9/2 4.5। 4.5 ही आ रहा है। सो अब क्या करेंगे, 4 से 5 के बीच के नंबर, हर नंबर यहाँ मीडियन है। आप लोग जब बच्चा थे, जब लोअर क्लास में थे, तब आपको बताया जाता था कि एक मीडियन निकालना, इसलिए आप एवरेज लेते थे। यहाँ पे ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, 4 और 5 के बीच का हर नंबर मीडियन है। यहाँ 4.1 भी एक मीडियन है, 4.9 भी मीडियन है, 4.2 भी मीडियन है, 4.6 भी मीडियन है। 5 लिखा है, वो 6 लिख रहा है। नहीं, वो 5 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। हाँ, वो मैंने लिखा। ओपन इंटरवल लेते हैं ना, हाँ ओपन इंटरवल लेंगे। हाँ, ओपन इंटरवल लेंगे, ओपन इंटरवल, यस। क्योंकि इसमें जैम में भी क्वेश्चन आया है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए, जिन लोगों को आइडिया है मैं पहले बता देता हूँ, तो जैम में क्वेश्चन आया हुआ है MLE ऑफ x1 x2 xn बिलोंग्स टू, मतलब इसका पीडीएफ है, डबल एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूं मैं। तो इसमें आया हुआ है कि इन सब का अगर सैंपल है जिसका पीडीएफ आपके पास ये है, तो ये जैम का ही क्वेश्चन है। अब बोलेगा व्हाट इज MLE ऑफ थीटा? इसका मीडियन होगा, मीडियन से एमएलयू खींचेगा आपको। जैसे मान लो मैं लेता हूं x1 x2 x8 आर IID विथ दिस पीडीएफ 1/2 e की पावर mod x minus थीटा। अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज द देन MLE ऑफ थीटा इज, मीडियन ऑफ थीटा। मीडियन ऑफ थीटा का क्या मतलब होता है? मीडियन ऑफ थीटा का मतलब होता है कि यहाँ पर होगा कि अरे थोड़ी देर शांत बैठ के सोच के बोलो, कुछ भी बोल रहे हो, थोड़ी देर शांत बैठ के सोच के बताओ, कुछ भी बके जा रहे हो। मीडियन ऑफ थीटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीडियन ऑफ थीटा? थीटा एक नंबर है, नंबर का मीडियन क्या मतलब होता है? सोच के बोलो ना, जो कुछ बोल रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ तो सोच के बोलो। सर एमएलई मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको पहले से आइडिया है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालने की जरूरत पड़ेगी। किसका मीडियन? सैंपल का, थीटा का नहीं। अब यहाँ 4.5 कहाँ से आ गया? सर वो तो सर मीडियन है, तो मीडियन है मतलब वो 8 वैल्यूज है, तो 8 का मिडिल मोस्ट होगा 4 और 5 की 4 + 5/2। ये जैम का क्वेश्चन है, मैं ऑप्शंस दे देता हूँ जो ऑप्शन वहां लिखा हुआ है। 4th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड MLE। एक MLE इसका चाहिए आपको, है ना। सी होगा सर। सर सी होगा।
होगा सर, बी नहीं होगा। अब सोच के बताओ, यही तो बोल रहा हूँ आपको, मैं यही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे बकबक बोलते हो, दैट्स जैसे आपके वर्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो वैल्यू कब होगी? व्हेन यू से समथिंग आफ्टर थिंकिंग कि ये सही है गलत है, ये डिसाइड करें, कुछ भी नहीं बोलना है, उससे आपके वर्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि कुछ भी बोलती रहती है। सो थिंग इज, जब आप कुछ आंसर दे रहे हो थोड़ा सा सोच लो कि वो सही है नहीं है, इट्स नॉट लाइक कुछ भी बोल रहे हैं। सो ऐसा एक बार सोच लो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। सो ये उनके लिए नहीं जिनको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, उनके लिए नहीं है, बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जिनको स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत पहले से आती है उनके लिए है ये, ठीक है। तो इस तरह की जरूरत पड़ जाती है कॉन्सेप्ट की हमें ड्यूरिंग दैट, तो उस समय आपको समझ आएगा अच्छा ये मीडियन क्या होता है, ये सैंपल मीडियन कैसे निकालते हैं, क्या है। सो इस तरह से है सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल मीडियन। तो किसी भी अरेंजमेंट का इंफिनिटी मीडियन होगा? नहीं, अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा, यहाँ इवन नंबर ऑफ डेटा है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 8 नंबर लिखा है, अगर मैं लिखता हूँ 1 से लेके 7 तक एग्जांपल के लिए, तो इसमें इनफिनिटली मेनी मीडियन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए ये है, तो हमें देखना होता है मीडियन क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ये मीडियन का डेफिनेशन है कि मीडियन इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वो मीडियन है, ठीक। आपसे आगे मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन क्या होगा, इस तरीके से। सो ओके, सर इसका मतलब क्या है कि x4 के और x5 के बीच हर वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, मतलब तो बहुत सारा मैक्सिमम आ जाएगा ना? आ सकता है। मैक्सिमम तो एक, मतलब मैक्सिमम तो कोई नई वैल्यू पे तो मैक्सिमम वैल्यू एक ही आएगा। तुम भी सोच उसके नहीं बोल रहे हो। बताओ इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? वन ही होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द वैल्यू ऑफ x दैट मैक्सिमाइज द फंक्शन। एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो x की वैल्यू होती है, एक होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो फंक्शन की वैल्यू होती है। मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? वन का नई वैल्यू होगा। हाँ, वन का नई वैल्यू होगा। अरे भाई तुम लोग कभी कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं क्या? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस क्वेश्चन? किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है? सर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ तो 1 से 2 तक हर पॉइंट पर ही मैक्सिमम है। हाँ, तो तुम अभी कह रहे थे कैसे एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो सकता है, अभी तुम खुद ही कह रहे थे ना। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा इंटरवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इस इंटरवल के हर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है, कोई कांस्टेंट है ना। सो दैट विल अटेन मैक्सिमम एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल। सो एनी पॉइंट इन द इंटरवल इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो इनफाइनाइटली ऑप्शन डी होगा सर, वेरी कंफर्म। जी जी जी। तो सिंपल यहाँ पे क्या है कि इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बता दे रहा ना। तो समहाउ एमएलई क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन इसका लिखेंगे, ये समेशन आ जाएगा दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। तो उसके लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ये मॉड मिनिमम तब होगा जब x मीडियन आ जाएगा xi का। मीडियन क्या होगा, तो जो ये 8 रैंडम वेरिएबल्स हैं तो इसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर, 8th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इस बीच में 4th और 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच का हर नंबर मीडियन होगा लाइक दिस। तो यहाँ तो नंबर की वैल्यू दे रखी थी मैंने, अब यहाँ पे आएगा। सो आंसर ये होगा। एनीवे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एमएलई और बाकी चीजें। यहाँ पे बताओ, जो लोग कह रहे थे हमेशा इनफिनिटली मिनिमम मैक्सिमम मीडियन होगा, जरूरी नहीं है। ये 7 नंबर है मान लो, मुझे इसका मीडियन चाहिए, तो मिडिल मोस्ट इज 4। लॉट होगा तो एक ही होगा। यस, अगर हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स है या सैंपल साइज ऑड है तो एग्जैक्टली 1 मीडियन मिलेगा। मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू। इवन में दिक्कत क्या है, देखो इवन में क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ 4.1 से पीछे 4 नंबर है, 4.1 के आगे 4 नंबर है, 4.1 इज द मीडियन। सो यहाँ 4-5 के बीच का हर नंबर मीडियन है। 4.5 इज ऑल्सो मीडियन, क्योंकि 4.5 से लेस 4 नंबर्स है, 4.5 के आगे 4 नंबर्स है।
सो मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू, द नंबर विच डिवाइड डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जब तुम 8 है ना तो ऑर्डर में लिखोगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, तो यहाँ पे ये दोनों मिडिल में आ रहे हैं, तो इनके बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो वो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, इसीलिए। Anyway, ये सब बात की चीजें हैं जो अभी जो लोग स्टैट्स नहीं जानते वो इग्नोर कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, बाद में ये सब डिस्कस करेंगे, जस्ट जरूरत पड़ेगी। तो मतलब मीडियन के लिए हमें मिडिल टर्म निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस किया होगा इसने कि जैसे मान लो तुम अगर a प्लस बी की पावर n है तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो n+1 टर्म्स आते हैं। अब मुझे बताना है इसका मिडिल टर्म क्या है। क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मिडिल टर्म इन दिस। जैसे मैं ओपन करता हूं, सो जैसे nc 0 a की पावर n b की पावर 0 से लेके लास्ट में ncn a की पावर 0 और b की पावर n तक जाती है। टोटल n+1 टर्म्स हैं, ठीक। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हाँ, तो हमें क्या करना है अब कि ऑर्डर इवन टर्म्स में डिवाइड मिडिल टर्म निकालने हैं। हमें क्या करना है, मीडियन निकाल इसमें मिडिल टर्म निकालने हैं। सो जैसे दो केसेस हैं, जब n ऑड हो है ना तो n पे डिपेंड करेगा। सो ध्यान एक चीज रखो, पावर ऑड है तो पावर अगर ऑड है, मान लो पावर 3 है तो कितने टर्म्स आएंगे 4, और 4 टर्म आएंगे तो कितने मीडियन मिलेगा, मतलब यूनिक मीडियन मिलेगा क्या, यूनिक नहीं, 2 मिडिल टर्म आएंगे फिर, ये चीज है। तो यहाँ पे यही समझाता है कि यहाँ पे सिंपली जैसे n+1 जो हो जाएगा वो इवन हो जाएगा। तो पावर अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो यू विल हैव टू मिडिल टर्म इन दिस, क्योंकि है ना। तो वैसे मिडिल टर्म की बात कर रहा हूँ, मीडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल टर्म की बात कर रहा हूँ। सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, ठीक है, इन दिस। सो 2 मिडिल टर्म्स विल बी देयर। क्या क्या होंगे वो मिडिल टर्म्स, n+1/2 n+1/2+1 इवन होगा तो n+1/2, ओड होगा तो n/2 जी। सो अगर n ऑड है मतलब n+1 इवन है, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 टर्म्स हैं और n+1 इवन है। तो एक तो दिस टर्म एंड इसका जस्ट अगला, यस इसका जस्ट अगला हो जाएगा। सो n+1/2+1, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो टर्म ये चीज है ना। सो n+1/2+1 टर्म। तो इसी को बुक में क्या करते हैं, इसको लोग लिखते हैं n+3/2 टर्म, और यहाँ है n+1/2 टर्म। तो यहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ n टर्म्स नहीं है, n+1 टर्म्स हैं, n पावर है एक्चुअली। सो टर्म्स आर n+1, तो उसके अकॉर्डिंग n+1/2 टर्म इसका मिडिल टर्म होता है, n+3/2 टर्म मिडिल टर्म होता है, ये चीज। ये जब n ऑड है मतलब n+1 इवन है। तो दूसरा केस आता है कि सो द सेकंड केस इज, दूसरा केस जब n आपका इवन है, जब n इवन है, सो व्हेन n इज इवन, तो इसका मतलब है कि n+1 इज ऑड, ठीक है, n इज इवन तो n+1 इज ऑड। तो अब कितने, एक ही मिडिल टर्म होंगे। सो n/2 होगा, n+2/2 सो n+1 आपका ऑड नंबर है, n+1 प्लस में n+2 हो जाएगा अपॉन 2 वो वाले टर्म। n+1 ऑड नंबर है भाई, डिवाइड करो तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन टर्म से होते हैं। सो यहाँ होगा n+ एक ऐड कर देंगे ना दिस, या बुक में ऐसा लिखा होगा, सॉरी। सो यहाँ पे ये टर्म ना देखो n+2/2 टर्म, या ऐसा कर सकते हो n/2+1 टर्म, n इवन है ना,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। सो जो लोग बता रहे थे आई थिंक ठीक बता रहे थे, बात वही है n/2 + 1th टर्म। तो n तो इवन है, तो n/2 + 1, या वही चीज है, आप ऐसे बोलो n + 2/2th टर्म। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा आपको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी है a + b⁴, ठीक, और एक है a + b⁵। अब आपको बताना है किसमें क्या होंगे। तो इसके पास जब एक्सपैंड करोगे तो 5 टर्म आएंगे, है ना, 5 टर्म आएंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, 5 टर्म आएगा। सो विच वन इज द मिडिल टर्म? मास्टर मिडिल टर्म सेकंड और तीसरा। थर्ड थर्ड टर्म होगा। तो 5 टर्म्स होंगे, इसका मिडिल टर्म एक ही होगा वो थर्ड। Yes, थर्ड टर्म होगा चल। it has total 5 terms, ओके सर, थर्ड टर्म। है ना, it has 5 terms total। इसके पास 5 टर्म होंगे, 5 टर्म में तीसरा टर्म होगा मिडिल टर्म होगा। कैसे आएगा? तो यहाँ n की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 4 है, सो n + 1 5 है। अब ये n इवन है, पावर इवन है, तो n + 1 5 टर्म है इसके पास, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ओनली 1 मिडिल टर्म होगा। इसके पास सिर्फ एक मिडिल टर्म होंगे, और वो मिडिल टर्म क्या होगा? सो n/2 + 1th, मतलब 4/2, 2 + 1 थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। t3 निकालोगे तो वो आपका मिडिल टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म। और उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये काम करते हैं ये लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, पावर n4 है ना, सो 4c3 a की पावर क्या लिखते हैं ये लोग? नहीं, ये लोग ऐसे लिखते हैं, a की पावर 4 - 3 लिखते हैं, और b की पावर 1। जो एनसीईआरटी वाले हैं वो ऐसे ब्रेक करते हैं इसको, बात वही है। तो ये आ जाएगा। सर 4c2। अरे सॉरी, हाँ यस, मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने, है ना, गलती कर दिया है। सो हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था? tr+1 का फॉर्मूला था ना। तो tr+1 में क्या, जो थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में? 4c2, राइट। सो a की पावर 2, b की पावर 2, ये मिडिल टर्म होगा। चेक कर लो, क्योंकि इसको तुम्हें अगर डाउट हो तो ओपन करके देख लो, इसको जस्ट एक्सपैंड करके देख लो, समझ आ जाएगा क्या आएगा। चेक कर सकते हो, ठीक है ना, एक्सपैंड करोगे तो। चलो एक्सपैंड करके वेरीफाई कर लेते हैं। सो वेरीफाई करेंगे 4c0, a की पावर 0, b की पावर नहीं, हम लोग पहले a के हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पे। तो a की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं, a की पावर 4, b की पावर 0, 4c1 a की पावर क्यूब, b की पावर 1, 4c2 a² b², 4c3 a1 b³ एंड 4c4 a0। हाँ। तो यहाँ आ जाएगा सिंपली a की पावर 0, b की पावर 4। तो देखना है मिडिल टर्म, पावर 4 था, 5 टर्म है, तो 5 टर्म मिडिल टर्म कौन सा है? ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है, क्योंकि इसके पहले 2 टर्म है और इसके बाद 2 टर्म है, तो यही मिडिल है। इसके पहले 2 टर्म, इसके बाद 2 टर्म, मिडिल टर्म ये है, ये यहाँ पे आया। चेक कर लीजिए। ऐसे a की पावर 5 है, सो पावर 5 है, इट हैज 6 टर्म्स, तो इसके पास 6 टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में, सो 2 मिडिल टर्म आएंगे फिर, ठीक है, 2 मिडिल टर्म आएगा। और कौन कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा? सर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। सो यहाँ n की वैल्यू 5 है, सो n + 1 आपका 6 है, सो यहाँ था n + 1/2th, तो मतलब n + 1/2th 6/2 थर्ड, एंड दूसरा था n + 3/2th, तो ये बन जाएगा, n को आप 6 रखोगे, सॉरी n को 5, तो फोर्थ टर्म, है ना। तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आपके मिडिल टर्म आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ t3 और t4 आएगा। t3 में आ जाएगा, पावर देखो 5 है, तो 5c2, ठीक, a की पावर 3, b का पावर 2, ये आएगा 5वां टर्म। ओपन करोगे तो इसके हिसाब से एनसीईआरटी में जो एक्सपेंशन लिखता है। और फोर्थ टर्म होगा 5c3 a की पावर 2, a² b, है ना, इस तरह से। तो जस्ट एक बार आपको रिवाइज कर लेना है ये बेसिक्स, कई बार आगे जरूरत पड़ जाएगी समहाउ, तो बस ये देख लेना, यही चीज है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। ये जो बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का चैप्टर 8 है, इसमें मेनली 3 चीजें हैं कि एक्सपैंड कैसे करना है, जनरल टर्म कैसे लिखना है, और मिडिल टर्म क्या है। ये 3 ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है टोटल।
है ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पहले मैंने देखा पहला एक्सरसाइज सिंपल एक्सपेंशन पे था, हाउ टू एक्सपैंड। दूसरी एक्सरसाइज में जनरल और मिडिल टर्म की बात करता है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी पे। सो इसमें वही बता रहा है कि जनरल टर्म क्या होते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा था TR+1 का, क्योंकि ये लोग एक्सपेंशन वैसे लिखते हैं, है ना। इनका एक्सपेंशन जो ये बुक इस बेसिस पे लिखा गया है, NCR A⁻n−r B⁻r r फ्रॉम 0 to n, इस फॉर्मूला के बेस पे ये बुक लिखी गई है। तो इसमें ये एक्सपेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। तो जो r+1th टर्म होगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। तो यही r+1th टर्म है, ये चीज है। सो दिस इज समेशन, इसी को TR+1 समझ लो, r फ्रॉम 0 to n, तो ये है। और बाकी ऐसा ही है, देखो अब बोल रहा है मिडिल टर्म की बात कर रहा है, a+b⁴n में, तो n इवन है, मतलब a+b की पावर इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ जाएंगी, है ना। सो इट हैज नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी n+1। अब सिंस n is even, तो n+1 is odd. When n+1 is odd, only one middle term will be there. तो middle term is n+1 + 1/2th, मतलब n/2 + 1th टर्म, या n+2/2th, है ना। तो ये वाले टर्म मिडिल टर्म आ जाएंगे कब, जब n इवन है, तो n/2 + 1th टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे। दूसरा केस आगे लिख रखा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल बता रहा है कि मान लो आप x + 2y की पावर 8 ले रहे हो, तो यहाँ n आपका 8 है, तो एक्सपैंड करोगे तो 9 टर्म्स आएंगे, 9 टर्म आएगा तो एक मिडिल टर्म मिलेगा, तो वो मिडिल टर्म क्या होगा, 8/2 + 1 है, मतलब पांचवा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा इस वाले में। तो इसके एक्सपेंशन में पांचवा टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक। एंड दैट विल बी द मीडियन एक्चुअली, बाद में बात उसकी बाद में बात करेंगे, अभी मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक। इफ n इज ऑड, तो n+1 इज इवन, तो पावर ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो दो मिडिल टर्म मिलेंगे मुझे। So there will be two middle terms, and that will be n+1/2th, n+1 + इसी को बाद में, है ना, इसको ऐड करोगे तो आप n+3/2th हो जाएगा, यही चीज। जैसे एग्जांपल बता रखा है कि 2x - y की पावर 7 है, तो n 7 है, तो एक्सपैंड करेंगे तो 8 टर्म्स आएंगे, 8 टर्म्स आएंगे तो 7 + 1/2 दैट इज 4th, एंड इसका अगला टर्म 5th टर्म, तो 4th and 5th टर्म आर मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - y की पावर 7, ठीक है। सो नाउ, ठीक है ना, देखो अब तो ये सब कर लो। पूछ रहा है कि अगर 17/30 टर्म एक्सपेंशन का इक्वल है तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो इजी है, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना है, 17 टर्म लिखने, 18 लिखने, इक्वल रख देने, तो उससे आंसर आ जाएगा। इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, तो डायरेक्टली आ जाएगा, फिर तुम देख लेना, सॉल्व करो अपने हिसाब से। तो ये तो समझने के लिए है, बाकी तुम छोड़ो, है ना। कई बार पूछ रहा है कोएफिशिएंट क्या है, तो ये सब देख सकते हो तुम, कैलकुलस क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो 8.2 एक्सरसाइज जो इसमें है जनरली जनरल टर्म और मिडिल टर्म पे बेस्ड है, जो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब 11th में उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबने पढ़ रखा है, तो ना मैं एक टॉपिक पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जब आगे पढ़ाऊंगा नई चीजें, तो ये है, क्योंकि अभी ये सब पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या है। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सो ये सब आप देखो एक बारी, तो यहाँ जाके चैप्टर खत्म हो जाता है, बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। लास्ट में समरी लिख दिया है, तो मेनली इसमें 3 चीजें हैं, एक है एक्सपेंशन, एक है जनरल टर्म, है ना, एक्सपेंशन, जनरल टर्म और मिडिल टर्म, उसके बाद है मिडिल टर्म, ये 3 चीजें इस चैप्टर में है जनरली, ठीक है। तो ये था, इसमें कुछ खास ऐसे है नहीं इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर इसमें खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही करें तो हम एक क्लास से खत्म कर पा रहे हैं, वैसे आप भी घर पे बैठ के 1 घंटे 2 घंटे में पूरा चैप्टर समझ सकते हो, क्या था इसमें, एग्जांपल देख सकते हो, समझ आया नहीं है ना, बस जनरली बहुत ज्यादा उसमें पीएचडी नहीं करनी, आपको बस देखना है कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वो आपको समझ आने चाहिए, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग 11th 12th की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि बेसिक फॉर्मूला हमें समझ आ जाए, ताकि आगे इसकी जरूरत पड़े तो वहां हम स्ट्रगल ना करें, इसीलिए। एनीवे, तो इसमें कोई डाउट है तो अभी हम लोग डाउट क्लास, अभी टाइम है ना हमारे पास, सो
तो ये आपको घर पे जाके एक बार इसको रिवाइज करना है, खुद से देखना है क्या क्या है, एग्जाम्पल सॉल्व करने एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो एंड देन यू कम विद डाउट। तो पीछे जो चैप्टर्स हमने अभी तक कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको डाउट्स हो तो अभी हम 10 to 11 डिस्कस करेंगे। अभी 10 बजे है ना, तो हम लोग 10 to 11 में डाउट डिस्कस करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सिर्फ अभी आपके लिए डाउट क्लास होगी, तो आप लोग जो डाउट्स आप पुराने डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो एनसीईआरटी से या बाहर से।